क्या होगा बेटा? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो अच्छी बात है, तुम लोग इंडिपेंडेंट बन जाओ। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये थर्ड है। फर्स्ट पढ़े एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड पढ़े लेजिस्लेटिव पावर और थर्ड है फाइनेंशियल पावर। ठीक है, देखो इसको किस तरीके से समझना है। सबसे पहले फाइनेंशियल पावर का मतलब क्या है, किन चीजों के ऊपर प्रेसिडेंट का पावर होता है। तो जितने भी गवर्नमेंट के टैक्सेशन होते हैं, टैक्स लगना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, बिल, फंड्स, इन सारी चीजों के ऊपर प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है, इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे। ठीक, जैसे ये टैक्स लगाना है, टैक्स लग रहा है, टैक्स के रिलेटेड कोई बिल है पार्लियामेंट में आ रही है, मनी बिल आप जानते हैं, है ना, बजट आप जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंस आप पढ़ेंगे, फंड्स कितने टाइप के होते हैं आप ये पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीजों में प्रेसिडेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट या रोल होता है, उसको इसके अंदर डील करेंगे। प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर को हम लोग अलग अलग 8 डिफरेंट पार्ट्स में बांट देंगे। ठीक, जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे ना वीटो पावर प्रेसिडेंट का, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर, अलग अलग टाइप पढ़े थे लेजिस्लेटिव में, वैसे ही इसको पढ़ेंगे। तो अगर इसको आपको ऐसे क्लासिफिकेशन वाइज रटना नहीं है, आपको इसको समझना है कि जैसे हम लिखेंगे मनी बिल तो वो क्या है, हम लिखेंगे कंटिजेंसी फंड वो क्या है, कंसोलिडेट फंड वो क्या है, पब्लिक फंड वो क्या चीज है, मनी बिल वो क्या चीज है, टैक्सेशन क्या चीज है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या चीज है। तुमको रटना नहीं है कि सब कुछ इसके अंडर में आता है, तुमको हर एक टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। जैसे आउट ऑफ द टॉपिक अगर आपसे कोई पूछ दे कि मनी बिल क्या होती है, तो तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसे सवाल नहीं बनेगा कि फाइनेंशियल पावर कितने टाइप्स के होते हैं। वो सारे टॉपिक्स हैं जो कलेक्टिवली आपको हम इसके अंदर पढ़ा देंगे। जैसे हम लोग लेजिस्लेटिव पावर के अंदर बहुत कुछ पढ़ लिए, है ना, पूरे वीटो पावर को खत्म किए, उसके बाद उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े, जॉइंट सीटिंग पढ़े, है ना, प्रेसिडेंट कब कब बुला सकता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़े। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर क्लासिफाइड होते हैं, ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव पावर के अंदर वीटो आता है। ठीक है, वीटो जब प्रेसिडेंट यूज कर रहा होता है तो वो भी एक प्रकार का लेजिस्लेटिव पावर ही यूज कर रहा होता है, इसलिए आप उसको उस टॉपिक के अंदर में पढ़े थे। तो वैसे यहां पर हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल पावर क्या होता है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की वो सारी की सारी पावर जो कि बजट से रिलेटेड होती है, टैक्सेशन से रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है, फाइनेंस से रिलेटेड होती है, मनी बिल से रिलेटेड होती है, फंड से रिलेटेड होती है, सारी की सारी पावर जितने चीजों का भी हम नाम लिए, उनमें प्रेसिडेंट का जो रोल होता है, प्रेसिडेंट का जो कंट्रोल होता है, वो सब कुछ फाइनेंशियल पावर होती है प्रेसिडेंट की। ठीक, तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिखो, एक लाइन का लिखो, powers related to government money, budget, taxation, money bill, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एटसेट्रा, powers related to these things, एटसेट्रा। हो गया? ठीक है, अब बात यह कि सर जैसे बजट है, तो बजट एक चीज आपको हम समझा रहे हैं कि हमसे बजट क्यों लिखे हैं।
अगर कोई बच्चा पहले से पूरी पॉलिटी पढ़ रखा है, बजट के बारे में पढ़ रखा है, आर्टिकल 112 पढ़ रखा है, तो उसको ये समझ में आएगा कि सर बजट जो होता है वो प्रिपेयर करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। बजट प्रिपेयर करने का काम होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है राजनाथ सिंह, ठीक, वैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमण। तो बजट प्रिपेयर करता है, ये जिम्मेदारी होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की। पार्लियामेंट में बजट रिप्रेजेंट प्रपोज करने की जिम्मेदारी होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, समझ गए? तो बजट प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। बजट को पेश किया जा रहा है वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो फिर प्रेसिडेंट का रोल कहां है? क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी चीजें आएंगी, पार्लियामेंट में जो भी चीजें आएंगी उसमें प्रेसिडेंट तो बैठेगा नहीं। बजट पास हो गया, अब प्रेसिडेंट को साइन करना होता है सिर्फ, है ना? तो अगर प्रेसिडेंट को बजट साइन करना होता है तो वो तो एसेंट बिल वाले में आ गया, बिल को साइन करना, वो तो एग्जीक्यूटिव में हो गया। तो फिर यहां क्यों पढ़ रहे हैं? तो समझो, बजट का एग्जांपल लेके समझो कि जो बजट है, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। पार्लियामेंट में इसको पेश करने का काम कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये तो ठीक है सर कि फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर कर रही है और पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो भी है, इस समय निर्मला सीतारमण। तो प्रेसिडेंट का क्या रोल है? ये जो बजट प्रिपेयर और प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, ये प्रेसिडेंट के नाम में प्रेजेंट किया जाता है। समझ रहे मेरी बात को? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे लोग बोलते हैं ना कि इन द नेम ऑफ गॉड, इस तरीके से इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट जो भी कार्यक्रम चल रहा है बजट से रिलेटेड, वो भी प्रेसिडेंट के नाम के अंडर में ही हो रहा होता है। ये बजट प्रिपेयर किया जाएगा और जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा तो प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर के नाम में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट करने का काम भले ही फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, एक तरीके से समझिए, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। समझ रहे मेरी बात को? मतलब कि प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा है जिनके अंडर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट दिस बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर व्हिच वाज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक, तो प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि किसी के शादी का कार्ड छपता है, तो उस कार्ड पे अगर लड़की वाले कार्ड छपवाए हैं या लड़के वाले, तो उस कार्ड पे एकदम कहीं बढ़िया से गार्जियन का नाम लिखा होता है, जो घर के सबसे बुजुर्ग गार्जियन, तो उनके नाम में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। उनके लिए नहीं, उनके नाम में, मतलब सब कंट्रोल का है, ही इज द गार्जियन, ऐसा। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीजें, बिल्कुल आप जब सब कुछ पढ़ेंगे अलग 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 चीजें ना, तो सब में आपको यही पढ़ा जाएगा कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझ गए? ठीक है। यहां पर एक और चीज ऐड कर दो, फंड्स। फंड्स ऐड कर दो और नीचे वाली बात लिख लो एग्जांपल के तौर पे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया?
तुम लोग वो लगा के नहीं आए हो, हमको लग रहा था कि कोई तो नहीं, मतलब जोकर जैसा क्या लग रहा था? ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे रंग क्या था ना, पूरा रंग क्या था? क्या अखिलेश जी? ऐसा नहीं, सैफरन कलर, फिर वाइट कलर, नहीं? सैफरन का हिंदी क्या होता है? केसरिया। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? हरा, धानी, हरा। हरा इज अ फैमिली ऑफ कलर्स। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसके अंदर में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको डायरेक्ट ऐसे हेडिंग डलवा के नहीं पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट मनी क्या होती है, बजट क्या होता है, टैक्स, नहीं, इसको प्रॉपर्ली अरेंज करके आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि फाइनेंशियल पावर में क्या क्या चीजें पढ़ रखे हैं। समझ गए? तो नीचे लिखो, नीचे लिखो, द फाइनेंशियल पावर्स, द फाइनेंशियल, हाँ एक लाइन है, लिखिए, द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, the financial powers of president can be classified as as के बाद कुछ नाम लिखवाएंगे आपको और वो बाद में चल के हेडिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिए, आपको बताए थे एक चीज याद करने के लिए, लास्ट क्लास में मेरा बिग फाइनेंस याद है आपको? मेरा बिग फाइनेंस, तो इनको कीवर्ड्स पकड़ लीजिए, इनके लेटर्स MBF पकड़ लीजिए। तो सबसे पहले मनी बिल, M से मनी बिल। अब आपको ये नहीं समझना, अपने दिमाग में ये दिमाग मत लगा लेना कि अच्छा मेरा बिग फाइनेंस से सिर्फ आप इतना ही याद करवा रहे कि 3 प्रकार के पावर है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरा बिग फाइनेंस इट वर्क्स समवेयर, आर्टिकल्स याद करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ बता देना कि पहला मनी बिल हो गया, पहला पावर। ठीक, उसके बाद सेकंड बिग लिखा हुआ है तो बी से बजट। समझ गए? तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे यहां गवर्नमेंट सेक्टर में बजट को ढंग से एनुअल बजट कहा जाता है। जो चीज आपको पढ़नी होती है दैट इज एनुअल बजट। उसमें ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बजट को क्या कहते हैं? एनुअल बजट कहते हैं। समझ गए? गोरे तो हम हैं, गोरे तो हम सभी से हैं। क्या अगले जी? तब अरे चलो, मनी बिल हो गया। सेकंड, नो डिस्क्रिमिनेशन। मेरा कुर्ता उसमें सूट कर रहा है, मेरे पे सूट नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे तुमको खराब खराब लग रहा है, सामने नहीं बेइज्जती हो जा रहा है, डायरेक्ट बेइज्जती। गजब बेइज्जती। मनी बिल हो गया। अब बिग से बजट। समझ गए? और बजट का मतलब होता है एनुअल बजट। ठीक, आपको जो पढ़ना होता है दैट इज एनुअल बजट। एनुअल बजट। ठीक, इसमें बहुत सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे। समझ गए? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो खत्म हो जाएगा जल्दी ही। इसके बाद क्या पढ़ाएं? इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी? ठीक है, पढ़ो, हमको क्या है। नहीं बेटा, हिस्ट्री नहीं। कौन हिस्ट्री बोला है? हिस्ट्री नहीं, वो एक अपने आप में लंबी चीज है ना। और हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे ना तो लगभग सारे सब्जेक्ट ही रिवाइज होते रहते हैं साथ में, क्योंकि हिस्ट्री में सब कुछ बता रहे हैं ना कि ये बेट यहाँ हुआ, ये नदी यहाँ बह रही थी, ये नदी यहाँ से यहाँ जाती है, इस पार्क नहीं हुआ, इनके नाम पे पार्क पड़ गया ना। चलो, तो M फॉर मनी बिल, B फॉर बजट और फाइनेंस, मेरा बिग फाइनेंस। तो तीसरा यहां लिख देते हैं, तीनों एक ही लाइन में, मेरा बिग फाइनेंस। तो फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल। समझ गए? अब पहले तो तुम अपने खोपड़ी में पढ़ना और समझना सीखो। मनी बजट नहीं होता है, मनी बिल होता है। ठीक, इकोनॉमिक्स में इट इज अ बिल।
विच इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, समझ गए? इट कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रेजेंट इन राज्यसभा, इसको सीधे राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते आप। प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट इस पे सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है? अच्छा, बजट जो होता है वो बिल नहीं होता, बजट बिल नहीं बोलेंगे इसको आप, बजट एनुअल होता है। हर साल एक बजट पेश किया जाता है जिसमें सरकार आपको ये बताती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो अभी हैं, वो ये बताती है हर साल आपको कि कितना कितना रुपया कितने कितने डिपार्टमेंट मंत्रालयों में खर्च होगा, डिफेंस पर कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है, और एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होगा। आज हम लोग देश की अच्छी अच्छी बातें करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे आज, ठीक है? बुराई क्या ही करना है ना, आपको लगाया था स्टेटस की हाँ यू, हाँ ना, इफ नीडेड यू शुड हेट, ठीक है? ऐसे तुम लोग की आवाज चली भी जाएगी तो पता चलता है कौन बोल दिया, ठीक है? गलती है तो सिस्टम हेट करिए, देश नहीं, क्योंकि देश हमारा अच्छा है। हम लोग जहां रहते हैं चाहे कुछ भी हो, अच्छा लगता है ना वहां पे, कहीं बाहर जाते हैं फ्रेम में ही तो हैं हम, ठीक है? हम लोग जहां रहते हैं, हम लोग वो जगह अच्छा लगता है ना, तब जैसे नहीं पता है अपना घर अच्छा ज्यादा कब लगता है पता है? किसी ऐसे जगह शादी में जाओ जो घर से बहुत दूर और जहां तुम्हारे वाइब का मैच करने वाला कोई ना हो, जहां तुम 2 दिन से ऑलरेडी बोर हो चुके हो, जहां तुम्हारी नींद नहीं पूरी हो रही हो, नहाने के लिए ढंग से पानी नहीं मिल रहा हो, है ना? हम 2 दिन ज्यादा हो गए बेटा, हाँ, तो मतलब एकदम मन न कर रहा, और फिर उसके बाद क्या आता है पता है? अपने ही घर का वो बिस्तर जो कभी गंदा लगता है, और फिर उसके बाद जब तुम वापस आते हो 3-4 दिन के बाद, वहां जो मजा आता है उस बिस्तर पे, अरे राम, ठीक है? तो मजा आता है। तो समझिए, मनी बिल होता है, बजट एनुअल होता है, और फाइनेंस बजट नहीं होता, एनुअल फाइनेंस नहीं होता है, फाइनेंस बिल होता है, समझ गए? ठीक है, तो ये तीनों का नाम ढंग से पहले पढ़ना सीख लीजिए। उसके बाद चौथा, इसको 4 कर देते हैं भाई, चौथा होता है, अब फाइनेंस बिल हो गया तो फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, फाइनेंस कमीशन, समझ गए? अब फाइनेंस कमीशन बन गया तो एक और चीज, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, समझ गए? कौन है इस समय? संजय मूर्ति, ठीक। इसके बाद 2 और है, पहले इतना लिखिए, ढंग से याद करिए, इसको लिखते लिखते याद कर लीजिए 1 मिनट में। हो गया? अब 2 और लिखेंगे, एक तो लिखेंगे आप कंटिंजेंसी फंड, सुना ध्यान से, कंटिंजेंसी फंड। ये जो फंड वाला वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। फंड 3 प्रकार के आपको पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे 3 टाइप के फंड्स, जिसमें एक पढ़ाएंगे आपको हम कंसोलिडेट फंड, एक आपको पढ़ाएंगे पब्लिक फंड, एक पढ़ाएंगे कंटिंजेंसी फंड, समझ गए? तो प्रेसिडेंट आपसे हम बोले कि फंड आपको हम पढ़ाएंगे 3 प्रकार के, कंसोलिडेट फंड पढ़ाएंगे, पब्लिक फंड पढ़ाएंगे और कंटिंजेंसी फंड पढ़ाएंगे। तो हम यहां पर सिर्फ कंटिंजेंसी फंड क्यों लिखे हैं, एक तो ये सवाल, और आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये प्रेसिडेंट की पावर्स है, समझ गए? प्रेसिडेंट की पावर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस की चीज से लेकर के प्रेसिडेंट की पावर है। तो उसमें सिर्फ कंटिंजेंसी फंड क्यों है? इसका मतलब कि प्रेसिडेंट का कंटिंजेंसी फंड के ऊपर कुछ पावर होता है। 2 टाइप के फंड्स और हैं। आपको फंड जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फंड नहीं पढ़ेंगे पहले तो आपको मनी बिल समझ में ही नहीं आएगा, समझ गए? तो बस 2 चीजें सिंपल सा, आपको फंड के 3 प्रकार पढ़ाएंगे हम, फिर उसके बाद सीधे मनी बिल पर आ जाएंगे, समझे? ठीक है, तो कंटिंजेंसी फंड एक हो गया, और इसके बाद जो लास्ट है 7, वो बचा कुचा।
मतलब सप्लीमेंट्री चीज है, एक्स्ट्रा, तो हम यहां लिख दे रहे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो बच रही हैं वो, ठीक, नोट करिए। हो गया, चलिए। तो पहले फंड्स पढ़ते हैं, क्योंकि बिना फंड पढ़े आपको मनी बिल समझ में नहीं आएगा, और फंड के बाद मनी बिल, फिर ये लगातार पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बड़ा हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए फंड्स। हो गया, देखो फंड्स क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। यहां से बहुत बहुत सारे सवाल बनते हैं फंड से। सिर्फ इसी टॉपिक में फंड का ब्रांच नहीं है, फंड बहुत सारे टॉपिक्स को टच करता है, समझ गए? ठीक है, जैसे तुम शेड्यूल सेकंड पढ़ोगे, किसी को याद है सेकंड शेड्यूल में क्या है? सैलरीज एंड एमोलमेंट्स, ठीक। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट की जो सैलरी दी जाती है, ठीक, वो किस फंड से दी जाती है? फंड मतलब पैसा, समझ गए? फंड का मतलब पैसा। तो तीन टाइप के फंड आपको बता चुके, कंसोलिडेट, पब्लिक, कंटिजेंसी, ठीक। तो सवाल ये बनेगा कि प्रेसिडेंट की सैलरी जो है, या फिर पूछेगा वाइस प्रेसिडेंट की, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। एक बार पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको एग्जाम में दिखने लगता है। जो चीज आप नहीं पढ़े होते हैं वो चीज अगर आप पेपर में देखते हो तो आपको अजीब लगता है, आप छोड़ के भूल जाते हैं उसको। जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो पेपर में आपको दिखा तो आपको याद रहेगा, हाँ ये सवाल आया हुआ था। फंड के तीन टाइप हैं, उन तीनों टाइप में से एक है कंसोलिडेट, एक है पब्लिक, एक है कंटिजेंसी फंड, और ये तीनों फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं, समझ गए? ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज 3 टाइप्स ऑफ फंड्स, जिसमें एक है कंसोलिडेट, क्या नाम है? दूसरा, तीसरा कंटिजेंसी, समझ गए? ठीक है, इसको याद रखना अभी से। तो हम यहां लिख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हैज 3 टाइप्स ऑफ फंड्स। पहला है कंसोलिडेट फंड, दूसरा है पब्लिक फंड, और तीसरा है कंटिजेंसी फंड। ठीक है, आपके मन में जब कंटिजेंसी आएगा तो कंटिजेंसी सिमिलर साउंड करता है इमरजेंसी जैसा, ठीक है? कंटिजेंसी साउंड्स लाइक इमरजेंसी। कंटिजेंसी, इमरजेंसी, जेंसी जेंसी दोनों में आ रहा है, और इसका एकदम डायरेक्ट लिंक है इस वर्ड से। कंटिजेंसी वर्ड का इमरजेंसी से डायरेक्ट लिंक है, ठीक है? तो अभी के लिए समझिए, 3 टाइप के फंड्स, कंसोलिडेट फंड, पब्लिक फंड, कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड। इसको ऐसे भी मन में पढ़ सकते हैं आप, कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड, ठीक है? समझने के लिए अगर आप कंटिजेंसी फंड को डायरेक्ट इमरजेंसी फंड भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि असल में कंटिजेंसी फंड वो अमाउंट, वो रुपया होता है जिसको सरकार रखती है अलग से निकाल करके कि अगर देश में कोई आपदा आ गई, जैसे भूकंप आ गया, मान लो कोरोना वायरस का प्रकोप, समझ रहे हो मेरे बात को, कोई और बीमारी, कभी सूखा पड़ गया, भूखमरी, बाढ़ आ गई, ठीक, कभी बारिश हुई ही नहीं, समझ रहे हो, कभी सुनामी आ गया, क्योंकि हम लोग उधर भी तो लेना देना रखते हैं ना, डायरेक्ट आधा भारत का उधर से लेना देना है, ठीक है। तो इन सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो अभी दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स जिस केस में इमरजेंसी आ सकती है इंडिया में। युद्ध छिड़ गया, समझ रहे हो, अगर युद्ध छिड़ जाएगा तो भी जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं उन एरियाज में हानि होगी बहुत ज्यादा, तो वहां पर फिर अलग से पैसा चाहिए होगा, तो वो पैसा कहां से आएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के फंड्स हैं, इसको लिखिए और हेडिंग लगाइए कंसोलिडेट फंड, एकदम आराम आराम से कवर करेंगे। कंसोलिडेट फंड लिखिए और हेडिंग लगा, और हेडिंग लगा लीजिएगा पहला वाला। हो गया, ठीक, हेडिंग लगाएंगे कंसोलिडेट फंड। देखो कंसोलिडेट फंड क्या होता है, एक तरीके से तुम ये समझो कि कंसोलिडेट फंड, अच्छा फंड का मतलब समझिए पैसा, ठीक है। कंसोलिडेट फंड का मतलब सरकार के पास कंसोलिडेट नाम का भी कुछ अमाउंट है, पब्लिक नाम का भी कुछ अमाउंट है पैसा, और कंटिजेंसी नाम का भी कुछ पैसा करके पास रखा हुआ है। सरकार इस पैसे को कहां से लाती है और इसको कहां खर्च करती है, इस पैसे को और इस पैसे को भी कहां से लाती है और कहां खर्च करती है, आपको बस इतना ही समझ में आना चाहिए। बस इतना ही पढ़ना है कि ये क्या होता है, इस फंड में पैसा कहां से आता है, या फिर ये पैसा कौन सा होता है और सरकार इसको कहां खर्च कर सकती है, और तीसरी बात कि सरकार कैसे खर्च कर सकती है। मतलब डायरेक्ट सरकार का मन किया प्रेसिडेंट का उठाए खर्चा कर देगा, या फिर उसका एक प्रोविजन है, कोई प्रोसेस है, समझ गए, ठीक है। देखो कंसोलिडेट फंड क्या होता है, गवर्नमेंट जितने भी, असल में कंसोलिडेट फंड का मतलब होता है सरकार का अपना पैसा, तुम्हारा नहीं, सरकार का पैसा। अब सरकार का पैसा का मतलब अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि सर वो तो पैसा मेरा ही है टेक्निकली, तो वो पैसा आप अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर सकते हैं क्या? नहीं, आप गवर्नमेंट को पैसा क्यों देते हैं? ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके कंट्री का, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए काम करने के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो आप जो टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जीएसटी पे करते हैं, आप जीएसटी पे करते हैं, हम जितने भी टाइप के रेवेन्यूज हैं, जितने भी टाइप के सरकार लोन लेती है बाहर से, सरकार आपके ऊपर जो भी फाइन लगाती है, या फिर आप सरकार को जो फीस पे करते हैं किसी भी चीज में, फॉर्म भरने में फीस पे कर रहे हैं, चाहे वो हो गया, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो फीस हो गई, जो पैसा आपके एंड से सरकार की तरफ चला गया, मतलब आप उसको टेक्निकली ये मान ली कि अब वो पैसा मेरे पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए है। हम टैक्स पे कर दिए, रेवेन्यू पे कर दिए, जीएसटी पे कर दिए, डायरेक्ट टैक्स पे कर दिए, इनडायरेक्ट वैट, मतलब व्हाटएवर जितने भी टैक्स है, कस्टम ड्यूटी वगैरह सब कुछ, वो सारा का सारा पैसा जो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते। ध्यान रखना, अगर तुम एक फोन खरीदते हो, अगर तुम एक फोन खरीदते हो तो फोन का जो भी कॉस्ट है वो पूरा कॉस्ट तुम गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहे हो, उस कंपनी को पे कर रहे हो, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो गवर्नमेंट को जा रहा है। वो कंपनी भी कुछ रेवेन्यू इनकम टैक्स भरती होगी गवर्नमेंट को, वो पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है। समझ में आ रहा है? तुम कोई भी सामान खरीदने के लिए, कोई बर्तन खरीदने गए हो, गाड़ी खरीदने गए हो, तो उसमें जो टैक्स जनरेट होता है वो गवर्नमेंट को जाता है, वो पैसा कंसोलिडेट फंड में चला जाता है।
सरकार अगर कहीं से लोन ली है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वहां से लोन ली, वर्ल्ड बैंक से लोन ली है गवर्नमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ली है गवर्नमेंट, तो जितने भी सरकार लोन लेती है डेवलप करने के लिए इंडिया को, या फिर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करे सामान का, चावल एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, इंडिया में कहा तो इंडिया से चावल हम लोग बेचते हैं बाहर, चावल बेचो, गेहूं बेचो, दूध बेचो, मछली बेचो, अंडा बेचो, जितनी भी चीजों का, सब्जी बेचो, जितनी भी चीजों का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सारी चीजों से पैसा आएगा, तो वो पैसा गवर्नमेंट रखेगी अपने पास, क्योंकि अक्सर सरकार क्यों पैसा रखेगी, धान गेहूं चावल तो हमारा था, तो तुम सरकार को बेच दिए ना, सरकार उसका पैसा आपको दे दी, अब सरकार और हायर रेट्स में उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट तुमको दी मान लो 50 रुपए 1 किलो का, अब उस 1 किलो को गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में टैक्स वगैरह सब लगा करके बेचेगी 70 रुपए का, तो जो 70 रुपए है गवर्नमेंट के पास, वो तो 70 रुपए गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। ये सारे के सारे पैसे कंसोलिडेट फंड कहलाते हैं, समझ गए। तो पहले सवाल का जवाब तो ये होगा, सवाल क्या था कि सर कंसोलिडेट फंड में पैसा कहां से आता है, तो हम लोग जो टैक्स भरते हैं वो सारा पैसा सरकार को जाता है, हम लोग कोई भी फाइन भर रहे हैं, पेनाल्टी सरकार के पास जा रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फीस दे रहे हैं या फॉर्म का फीस दे रहे हैं या क्या कहते हैं भाई कॉलेज का फीस दे रहे हैं, व्हाटएवर, वो सब पैसा सरकार को जा रहे हैं, सरकार कोई लोन ले रही है कहीं से, सरकार को जा रहा है, आप अगर सरकार से लोन ले रखे हैं, आप अगर सरकार से लोन ले रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, वो भी किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अगर तुम SBI से लोन ले लिए, पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले लिए, तो उस पर इंटरेस्ट देना होता है आपको ना, वो इंटरेस्ट कहां जा रहा होता है, गवर्नमेंट के पास जा रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि सर कंसोलिडेट फंड में पैसा कहां से आता है, तो इतने इतने जगहों से आता है। दूसरा सवाल कि सर कंसोलिडेट फंड का पैसा खर्चा कहां होता है, समझे। तो गवर्नमेंट अगेन जहां जहां पैसा खर्च कर रही है, वो सारा पैसा लगभग 90% ज्यादा पैसा इसी में से खर्च करती है, समझ गए। सरकार अगर कोई बजट बनाती है, वो तो पढ़ाएंगे आपको आगे हम, अभी हम यहां पे आपको हल्का सा झलक दिखा रहे हैं कि सरकार पैसा कहां खर्च करती है। तो अभी के लिए इतना जानो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, CAG, ये सारे लोग जिनकी सैलरी बनती है, इन सब लोग को सैलरी यहां से दी जाती है, क्योंकि ये पैसा सरकार का पैसा होता है, समझ गए। तो अब एक बात और समझिए, फंड 3 टाइप के आपको बताए, तो उसमें से आप समझने के लिए कह सकते सर कंसोलिडेट फंड मतलब सरकार का पैसा, समझ गए। पब्लिक फंड मतलब तुम्हारा, जनता का पैसा। अब कंफ्यूज मत होना, जो टैक्स दे रहे हो वो भी तुम्हारा ही पैसा है, लेकिन वो आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं रहेगा। तो सर फिर जनता का पैसा, जो पब्लिक फंड है, उसमें कौन सा पैसा होगा, जो पैसा आप बैंक में रखते हैं, समझ गए। बैंक में तुम 10 लाख रुपए का FD करवाते हो, तो क्या वो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, मान लीजिए कि फिक्स रहेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा हमको, या फिर बैंक में अगर आपके घर में 5 लाख रुपए रखा हुआ है, समझ गए, कि घर में कोई बड़ा काम बढ़ जाए या कुछ शादी विवाह के लिए 5 लाख रुपए रखा हुआ है, फिर 10 लाख रुपए रखा हुआ है, तो पैसा किसका है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो पैसा पब्लिक फंड कहलाता है, समझ गए। लेकिन अगर मान लो हम अभी जाकर के किसी एक बैंक में बनारस में ही हम मान लो कि 50 लाख रुपए जमा करा देते हैं अपने नाम पर, एक खाता खोल करके, तो क्या 10 दिन 20 दिन के बाद वो 50 लाख रुपए उसी बैंक में पड़ा रहेगा फिजिकल फॉर्म में। हम एक बैग में 50 लाख कैश लेके जाते हैं, हम जमा करा देते हैं 50 लाख, सरकार का टैक्स वगैरह पे कर देते हैं, फिर जो पैसा है उसको जमा करा दिए। तो क्या मेरे नाम पर अपने ही बैंक में उस बैग पे लिख देगा विशाल कुमार श्रीवास्तव, साइड में लिख देगा वहीं पे? नहीं, सरकार उस पैसे को उठा करके साइकिल में रन करवाती है पूरे देश में, सरकार उस पैसे का भी इस्तेमाल करती है। जब आपको काफी बड़ा अमाउंट बैंक से निकालना होता है, जो कि आपका ही पैसा, तो आपको कुछ दिन पहले एप्लीकेशन देना होता है। जैसे मान लो तुमको 8 करोड़ रुपए निकालना है बैंक से, तुम्हारा पैसा धीरे 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 बढ़ते 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 10 करोड़ हो गया, तो आपको कुछ दिन पहले बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन देना होता है, उससे बताना सर मेरे घर शादी है, विवाह है, या फिर किसी का ऑपरेशन है, या फिर हम लोग शिफ्ट हो रहे विदेश है, वो मतलब व्हाटसोएवर बी द रीजन, आपको कुछ दिन पहले। तो बैंक मैनेजर क्या करता है, उतना पैसा मंगवाता है बैंक में, समझ गए। और अगर तुम उससे कहोगे कि सर ये पैसा सुरक्षित मेरे घर भिजवा दीजिए, तो उसकी भी तरीके होते हैं,
तो वो जो पैसा आप जमा कर रहे हैं वो पैसा असल में बैंक में हर समय फिजिकल फॉर्म में पड़ा नहीं होता है। तो फिर सर वो पैसा कहां गया? सरकार उस पैसे को साइकिल में रन करवाती है। रन करने का मतलब कि सरकार आपका पैसा उठाकर किसको लोन दे देगी, समझ रहे हो? मान लो कि सुबह सुबह एक बैंक खुला, उस बैंक में फिजिकल नोट एक भी नहीं है, तुम गए लोन लेने, वो बैंक बोला कि अभी हम लोन नहीं दे सकते, 10 दिन बाद आइएगा। 10 दिन तक उसमें बहुत सारे लोग गए, खाता खुला के पैसे जमा कर लिया। ठीक, अब तो चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो आपके अकाउंट में से दिख रहा है 5 लाख रुपया, भले आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन दिख रहा है, तो मतलब है आपका सारा काम चल जा रहा है। तो 8-10 लोग गए उस बैंक में, खाता खोला के पैसे जमा कर लिया, बैंक के पास मान लो कि 20-25-30 लाख रुपए कैश हो गया। अब फिर से वो बच्चा दोबारा गया बैंक में जिसको लोन चाहिए था, बोला सर हमको लोन चाहिए, तो बोला कुछ गिरवी रखिए। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब कुछ गिरवी रखना जिसके बदले बैंक आपको पैसा दे सके, या फिर अपनी जमीन वगैरह दिखाइए कि आपके पास है, अगर आप नहीं जमा करेंगे तो जमीन आपके हाथ से ले ली जाएगी। तो उसके उस समय 10 दिन के बाद बैंक के पास कुछ कैश पैसा है, वो पैसा किसी और का जमा है, लेकिन आप लोन मांगेंगे तो आपको पैसा सरकार उसमें से कुछ पैसा दे देगी, वो बैंक आपको कुछ पैसा देगा लोन पर। अब क्योंकि वो 10 लोग जिनका पैसा जमा है, वो 10 लोग एक ही दिन तो आएंगे नहीं पैसा लेने के लिए, तो बैंक वाला कुछ पैसा अपने पास रखा रहता है, क्योंकि 1-2 लोग तो आ सकते हैं ना, सब लोग नहीं आएंगे इकट्ठा, लेकिन 1-2 लोग आ सकते हैं, तो वो आएंगे, बैंक उनको पैसा देगा, फिर कुछ लोग और आएंगे पैसा जमा करेंगे, तो ये पैसा ऐसे चलता रहता है, एक से दूसरे के बाद, दूसरे से पहले के बाद, तीसरे के बाद, सामने से चलता रहता है। तो वो पैसा पब्लिक फंड का होता है, जो कि पब्लिक का ही है और पब्लिक में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, समझ गए? तो कंसोलिडेट फंड की बात करें, सरकार का पैसा होता है, पब्लिक फंड में जनता का पैसा होता है, जो जनता अपने खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकती है। कंसोलिडेट फंड कहां से आता है? टैक्स से आता है, रेवेन्यू से आता है, फीस से आता है, फाइन से आता है। सरकार जो लोन विदेशों से लेती है वो भी इसी में होता है। इसको सरकार कहां खर्च करती है? जनता के वेलफेयर के लिए खर्चा करती है। ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, रेलवे का डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन डेवलपमेंट करना है, डिफेंस डेवलपमेंट करना है, समझ रहे हो? और कहां खर्चा होता है? जितने लोगों की सैलरी है, कुछ फेमस आपको पता है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, हाई कोर्ट के सारे जजेस, सीएजी हो गया, ये सारे लोगों को सैलरी कहां से आता है? कंसोलिडेट फंड से। इस बात को आज और हमेशा के लिए याद रख लो कि जितने लोगों का नाम हम ले रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी, और भी जितने भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन इतने का नाम रख लीजिए आप, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और सीएजी, इन पर सवाल आता है बार 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 बार, और वाइस प्रेसिडेंट का पूछेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो उनका सैलरी यहां से दिलाता है कंसोलिडेट फंड से। अब तीसरी बात कि सर इस फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार क्या करेगी? डायरेक्ट पैसा निकाल के अपने घर ले जाएगी या किसी का अप्रूवल लेना होता है? तो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के ये पैसा किसका है? सरकार का, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट मतलब क्या समझते हैं? गवर्नमेंट मतलब क्या समझते हैं? हम पूछे कौन गवर्नमेंट है, क्या बोलोगे? रूलिंग पार्टी मतलब हु इज रूलिंग पार्टी? भाजपा मतलब बीजेपी गवर्नमेंट? लेजिस्लेचर गवर्नमेंट नहीं होता, उसमें तो राहुल गांधी जी भी आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी कहां जाएंगे? एग्जीक्यूटिव। तो जितने भी, क्या पार्लियामेंट में जो लोग सरकार चला रहे एग्जीक्यूटिव, वो सारे के सारे रूलिंग पार्टी हैं और वही सरकार भी है। बिना तो सरकार का जो पैसा है वो कहां खर्च होना चाहिए, इस बात का डिस्कशन सरकार के हर एक मेंबर से होना चाहिए, और सरकार के हर एक मेंबर कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में। तो बिना, सुनना, ध्यान सुनना, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के ये पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, समझ गए? बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्लियामेंट में इस पर कोई वोटिंग नहीं होती है। जैसे बिल पास करने के लिए वोटिंग होती है ना, इस पर कोई वोट, इस पर सिर्फ डिस्कशन होता है कि ये चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं, तो अच्छा ठीक है चलो कर लो। वोटिंग नहीं की जाती इस पर कि हम चाहते हैं पैसे इस्तेमाल हो, हम चाहते हैं पैसे इस्तेमाल हो, इस पर वोटिंग नहीं होती है, समझ गए? सिर्फ डिस्कशन होता है कि हाँ अच्छा ठीक है, हाँ हो गया डिस्कशन एक बार पार्लियामेंट में, फिर सरकार इस पैसे निकाल कर वो कर लेगी। वोटिंग नहीं, एक प्रकार का डिस्कशन होता है, सिंपल डिस्कशन, मतलब इट इज नॉट वेरी ऑफिशियल, लेकिन पार्लियामेंट में इस पैसे पर डिस्कशन होना ही होता है अगर इस पैसे को निकालना चाहती है सरकार कहीं खर्चा करने के लिए, समझ गए? ध्यान रखिएगा, वोटिंग नहीं होती है,
समझ गए? बिल पास नहीं करना होता इससे पैसा निकालने के लिए, लेकिन डिस्कशन होता है कि अच्छा आप इससे पैसा निकालना चाहते हैं, कितना निकालना चाहते हैं, कहां के लिए निकालना चाहते हैं, क्योंकि समझो हम क्या कह रहे हैं। तुम बोलोगे सर अगर लोग मना कर दिए तब डिस्कशन में, वो तो सरकार पैसा क्यों निकालेगी? कोई योजना बनाने के लिए, कोई स्कीम बनाने के लिए, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना मान लो, ठीक। अब उस पर ऑलरेडी पार्लियामेंट में एक बिल पास हो चुका होगा ना। पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास हुआ है तभी तो कोई कानून बनेगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर बिल पास हो गया तो पैसा कहां से आएगा? सरकार के लोगों को नहीं पता है कि अगर बिल पास होगा तो पैसा सब यहीं चले जाएंगे। तो बिल पास हो गया मतलब मंजूरी है, लेकिन डिस्कशन एक बार हो जाता है कि अच्छा इतना 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 पैसा लगने वाला, तो भाई निकाला जा रहा है पैसा, एवरीबडी हैज टू बी इन्फॉर्म, सबको पता होना चाहिए बात। समझ गए? फिर तीन बातें हैं, पैसा कहां से आता है आपको बता दिए, ठीक, कहां कहां जाता है ये आपको बता दिए, और निकालने के लिए कंडीशन क्या आपको बता दी कि पार्लियामेंट में से डिस्कशन होता है इसका, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड। समझ गए? ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो अब छोटा छोटा हेडिंग लगा लो पहले, इसको हेडिंग के अंडर में दो तीन बातें लिखेंगे, ठीक है? लिखिए, इट इज द प्राइमरी बैंक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द प्राइमरी बैंक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, it is the primary main primary bank account of government। समझ गए? ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि गवर्नमेंट का जितना भी क्रेडिट और डेबिट है वो सारा इसमें से होता है। तो अब क्रेडिट और डेबिट का मतलब समझ लीजिए, यहीं पे लिख दे रहे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट्स ऑलमोस्ट, सरकार का लगभग ऑलमोस्ट ऑल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स आर डन फ्रॉम दिस फंड। मतलब अगर सरकार के पास पैसा आ रहा है, क्रेडिट का मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आता ही जाता है, ठीक है, पैसा आना, और डेबिट मतलब जाना, ठीक। तो आना पॉजिटिव हो गया, जाना नेगेटिव हो गया। सरकार के पास अगर पैसा आ रहा है मतलब सरकार के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो सरकार का अकाउंट कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड, तो इसी में आएगा। सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक, तो भी इसी में से होगा, ठीक है। दो बातें लिख लीजिए फट से। तुम बाहर चलो, तुम बाहर चलो, तुम बाहर चलो, हमको पता है तुम भाई। तो ये पहली बात कि प्राइमरी बैंक अकाउंट होता है। दूसरी बात गवर्नमेंट का लगभग सारा क्रेडिट डेबिट यहां से होता है। और तीसरी बात की क्रेडिट कहां कहां से हो सकता है, तो जितने भी टैक्सेस होते हैं, ठीक, टैक्सेस में जैसे कि इनकम टैक्स, लोगों का सैलरी या पैसा या इनकम का टैक्स कटता है, आपको पता है इनकम टैक्स, जीएसटी समझते हो, कस्टम ड्यूटी जानते हो, कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ऑफिसर होते हैं जो कि एयरपोर्ट्स पर होते हैं, है ना, या सी पोर्ट्स पर होते हैं। बाहर से कोई भी सामान भारत में उधर ही आ सकता है, वायु मार्ग से, जल मार्ग से। वायु मार्ग से कौन आता है? हनुमान जी आते हैं। वायु मार्ग से जब कोई पैसा आएगा, सॉरी, जब कोई गुड्स आएगा इंडिया में, तो वहां एयरपोर्ट पे उतरेगा, कार्गो शिप वगैरह से आएगा, कार्गो शिप मतलब जो सामान लोड करके, ठीक है, तो वहां पर भी कस्टम ऑफिसर्स होते हैं। वो कस्टम ऑफिसर्स कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं? एसएससी सीजल से, समझ गए, वो लोग चेक करते हैं। तो
वहां पर कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब पैसा, टैक्स, समझ गए, वो लगता है। जीएसटी आप लोग जानते हैं हर सामान में लगता है, और इनकम टैक्स, इनकम पर लगने वाला टैक्स, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसे भी सरकार के क्रेडिट हैं जो टैक्स नहीं है, समझ गए, नॉन रेवेन्यू, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू, जैसे कि फीस, आईआईटी में एडमिशन लिया आप, एम्स में एडमिशन लिया आप, आईआईएम में एडमिशन लिया आप, एनडीए के थ्रू एनडीए में गए आप, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो आप फीस पेमेंट करेंगे, तो फीस कहां जाएगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक है, तो फीस हो गया। इसके बाद अगर आप बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चला रहे हैं तो क्या कट जाता है, चालान कट जाता है, ठीक है, तो उसका जो पैसा है फाइन, वो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक। या फिर और फाइन कहां लगता है जी, हम फाइन कभी भरवे नहीं किया, तो क्या बताएं, वो तो टैक्स हो गया, अगेन टैक्स में आ गया वो, ठीक है। और फाइन कहां लगता है बताइए, लो, गाड़ी गलत खड़ा कर दिए रोड पर तो फाइन लग जाता है ना। आप पब्लिक प्लेस में, हाँ उसमें आ गया ना, पब्लिक प्लेस में अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं जो कि निषेध है ना, तो लग सकता है, लगना चाहिए ना। हाँ, अगर आप जाकर के तुम राष्ट्रपति भवन में पान थूक दो, ठीक है, तो कहा, हाँ जाता है, और क्यों नहीं जा सकता पान थूकने के लिए, गलत बात, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, चलो। हाँ बेटा बिल्कुल, फाइन या पेनल्टी, आपको जो सजा दी जाती है उसमें पेनल्टी भी लगता है और जेल भी होती है, तो पेनल्टी कहां जाएगी, सरकार के पास जाएगा, ठीक है, तो एटसेट्रा ये चीजें। इसके अलावा गवर्नमेंट जो भी लोन लेती है, लोन कौन लेती है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लोन, अरे लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, हाँ अभी तो हम बताएं, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, आईएमएफ से ले सकती है, एडीबी से ले सकती है, क्या, हाँ हम लोग का बहुत सारा लोन है, हाँ बेटा स्टेट मिलता है, महाराष्ट्र को तो मिला है डायरेक्ट इन लोगों से, स्टेट भी तो अपने आप में, स्टेट के वो लोग है ना भाई, अपने राज्य को डेवलप करने के लिए लोन ले रहे हैं, भरेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा लोन बाकी है, हम लोग का बहुत सारा लोन बाकी है, हर देश लेता रहता है लोन, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब ऐसा है ना कि ऐसा नहीं होता कि तुमको लोन तुरंत भरना ही भरना है, इसके बहुत सारे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, सब कुछ हम भी नहीं जानते, लेकिन ये है कि भरना तो पड़ता ही है, ठीक है, भरना पड़ता ही है। तो ये हो गया लोन। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, बाय सिटीजन, आप जो लोन लेते हैं सरकार से, उस पर जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो गवर्नमेंट के पास आता है। एक लोन हो जो सरकार बाहर से ले रही है, तो उस लोन का पैसा किस खाते में जाएगा, सरकार के खाते में जाएगा, समझ, सरकार जो लोन लेती है तो क्या उसका पैसा तुमको अपने खाते में दिखाई देगा, कि सरकार 5,000 बिलियन डॉलर का लोन लिया, माय गॉड मेरे में 3,000 बिलियन डॉलर दिखाई दे रहा है, सरकार अपने 2,000 रखी है क्या, ठीक है, और तुम जो गवर्नमेंट से लोन लेते हो उसका जो इंटरेस्ट जनरेट होता है, ब्याज, वो तुम पे करते हो हर महीने, तो वो भी कहां जाएगा, सरकार के पास, समझ गए, ठीक है। तो ये सारे पैसे सरकार के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, ठीक। अब अगली बात करेंगे, लिखो उसको, पहले लिखो फिर मिटाते हैं, अगली बात करेंगे डेबिट की। डेबिट कि पैसा डेबिट कहां कहां होता है, कंसोलिडेट फंड में, अगेन प्राइमरी बैंक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट ऑल क्रेडिट एंड डेबिट इसी अकाउंट से होता है। क्रेडिट कहां कहां से, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, फीस, फाइन, लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी एक्सेट्रा।
इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन बाय सिटीजन, है ना। इसमें और भी चीजें आती हैं, लास्ट में ईटीसी लगा दो यार। इसके बाद डेबिट, मतलब ये पैसा कहां कहां खर्च करती है सरकार। तो डेबिट में कंप्लीट नहीं पढ़ाएंगे, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाएगा। आपको हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देंगे कि कहां कहां होता है। तो सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, और क्या बताया आपको हम, सीएजी, इसके अलावा एटसेट्रा, इसी फंड से जाती है। अब एक सवाल बनता है, इसके अंदर में एक सवाल बनता है कि ये चीज आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक तो वाइस प्रेसिडेंट होता है और दूसरा एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब कि एक पोस्ट वो होल्ड कर ही रहा है, उसके साथ में क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड कर रहा है, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्लास में 2-3 और बताए हुए हैं, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो आदमी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, चेयरपर्सन। समझ गए? राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? राज्यसभा के चेयरमैन को, मतलब राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको चेयरपर्सन बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, चेयरपर्सन बोलते हैं। बोलने को स्पीकर बोलने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज ऑफिशियली कॉल्ड चेयरपर्सन, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो सवाल यह आता है कि वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी दी जाती है वो किस पद के लिए दी जाती है? नहीं, राज्यसभा का चेयरपर्सन होने के लिए। उसको भी लिख भी देंगे यहां पर, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं कि इनकी जो सैलरी होती है, सैलरी फॉर चेयरपर्सन ऑफ, कैसे ध्यान रखोगे? क्योंकि ये इनका रेगुलर वर्क है ना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रहते हुए एज वाइस प्रेसिडेंट इनके पास कम काम होते हैं। हम ये नहीं कह रहे काम नहीं होते, काम होते हैं, लेकिन कम काम होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट चला रहे हैं, प्रधानमंत्री साइन चिपका रहे हैं, मतलब साइन कर रहे हैं राष्ट्रपति, कर रही है, शी इज डूइंग इट। समझ गए? तो वाइस प्रेसिडेंट का प्राइमरी वर्क क्या है ये बताओ? राज्यसभा को लीड करना। तो उनको सैलरी भी उसी काम के लिए मिलनी चाहिए, समझ रहे हो? राष्ट्रपति का प्राइमरी वर्क क्या है? राष्ट्रपति बनना, टू बिकम द हेड ऑफ स्टेट। तो उनको राष्ट्रपति बनने की सैलरी मिल रही है। अब बात आती है, चलो एक सवाल और बताओ, यही लिखवा देते हैं सब। पहली बात ये, दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? जाओ, आज तुम लोग इंडिपेंडेंट हो इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे अखिलेश जी, सारा पैसा आप ही खा जाएंगे क्या? प्रेसिडेंट की सैलरी आपको हम बताए थे 5 लाख। राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख होती है। समझ गए? अब एक डेटा और सुनो, राष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख से, सॉरी उपराष्ट्रपति, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख से पहले 1,25,000 हुआ करती थी। कितनी? और ये सैलरी बढ़ी है कब जानते हो? वेरी गुड, 2018 में। 18 ही बोलूं बेटा, नहीं बदला, वेरी गुड बोल दिए तुम, फायदा ले ली। चलो ठीक है, हम 2012 बोले थे, ठीक है, गुड गुड। 2018 में 1,25,000, ये सवाल पूछा हो तो अब तो नहीं आता ये सवाल, पहले 21 में 2021 वगैरह के एग्जाम में आया करता था कि राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति है ना ये, इनकी सैलरी अब कितनी हो गई है? 4 लाख। फिर सवाल बदल गया है कि 4 लाख सैलरी कब हुई है? 18 में। फिर पहले क्या थी? 25,000। समझ गया? तो अब ये डेटा इररिलेवेंट है, इसको अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, पता होना चाहिए। समझ गए?
तो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी क्यों मिलती है? वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए या राज्यसभा का चेयरपर्सन? सैलरी कितनी प्रेसिडेंट की? 5। पूरा प्रेसिडेंट तुम पढ़ लिए, तुमको प्रेसिडेंट का सैलरी नहीं पता है? पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बतिया रही है। इस बार यूपी के चुनाव मजा आएगा, है ना? पता नहीं क्यों हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दिखते ही नहीं है ना। वो एमएलए है ना भाई। अब देखो अखिलेश यादव क्यों दिखाई देते हैं ज्यादा? क्योंकि सांसद है वो, क्योंकि एमपी है वो, है ना? फेमस लोग जिनको हम लोग के मतलब जैसे जो पॉलिटिक्स कम जानने वाले जो बच्चे हैं वो किनको जानते हैं? अखिलेश यादव को जानते हैं, मायावती का नाम सुने, लालू यादव का नाम सुने, अखिलेश यादव के बाद ये योगी आदित्यनाथ का नाम सुने, मोदी को जानते हैं, है ना? राहुल गांधी को जानते हैं। तो इनमें से ज्यादातर लोग तो सांसद ही हैं। योगी आदित्यनाथ क्या है? एमएलए। तभी तो सीएम है ना। चलिए ये डेबिट हो गया। अब देखिए डेबिट करने का रूल क्या है, ये लास्ट पॉइंट। रूल फॉर पैसा डेबिट। पैसा निकालना के लिए रूल क्या है? तो कुछ नहीं, पार्लियामेंट की सहमति जरूरी। वोटिंग नहीं होती है, अगेन वोटिंग नहीं होती है, लेकिन पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है इसका, समझ गए? तो इसको अब ये कहेंगे कि बिना पार्लियामेंट की अनुमति के या सहमति के 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता, समझ गए? तो हम इसको क्या लिखेंगे? नॉट, क्या बोल रही हो? अलाउ। अभी हम बोले ना कि बिल पास हो ही गया तो लोगों को पता ही पैसा वहीं से जाएगा, है ना? नॉट अ सिंगल रुपी। रुपीज कर दें, कैसे लिखते हैं? यहाँ पे रुपीज लिख दें। ठीक है, नॉट अ सिंगल रुपी कैन बी विथड्रॉन विथड्रॉ का मतलब विदाउट क्या? विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, इतना नोट करिए। कंसोलिडेट फंड खत्म, ठीक है? चलो, तो पब्लिक फंड, इसको भी बिल्कुल वैसे ही कवर करेंगे जिस तरीके से कंसोलिडेट कवर किए थे। ठीक, कंसोलिडेट प्राइमरी बैंक अकाउंट होता है सरकार का, वो किसका होता है? आपका, समझ गए? जनता का, सिटीजन्स का। ठीक, ये पैसा किसका होगा? जनता का। ये भी पैसा जनता का है, क्योंकि इसमें ज्यादातर पैसा जनता के द्वारा ही आ रहा है, लेकिन पर्सनल यूज वाली बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तुम गवर्नमेंट से ये नहीं बोल सकते कि सर हमको एक हेयर बैंड खरीदना है, दे दें क्या 10 रुपया? समझ गए? तुम कह नहीं सकते कि आज 15 अगस्त से झंडा खरीदना है, 5 रुपए दे दीजिए। ठीक है, कितना अच्छा होता ना? तो सरकार फ्री में चीजों को बांटती तो है समटाइम्स, कहीं कहीं तो समझ में नहीं आता। जैसे कि अभी दिल्ली में साइकिल बढ़ा ना, शायद आप लोगों को बताओ, दिल्ली में बेटा कि हम मिस्टेक कर रहे हैं? दिल्ली में शायद बढ़ा ना साइकिल, स्कूटी बढ़ा है? अच्छा, हो सकता है बेटा, हम कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो वो जो फ्री बीज दिया जा रहा है, मतलब सरकार के द्वारा जो भी चीजें दी जा रही है वो फ्री ही तो है। लैपटॉप्स बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में मोबाइल बढ़ते हैं, टैबलेट्स बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा छोटा भाई है, उसको लैपटॉप, अरे टैबलेट मिला है, तुमको टैबलेट मिला है, नेहा को मिला है। हाँ ठीक है, तो तुम लोग को भी मिलेगा ही कॉलेज में। ठीक है, तो नहीं, क्योंकि हम युगांडा से पढ़े हैं वहां की सरकार नहीं देती है टैबलेट, नहीं मिला। क्या बताएं, बहुत ही प्रयास किए हम, लेकिन खैर ठीक है, मेरे इतिहास में क्यों ही जा रहे हो। तो पब्लिक फंड के बारे में बात करते हैं। पब्लिक फंड के बारे में बात ये करना है कि जो पैसा होता है वो इसका होता है, आपका होता है, बैंक में आप जमा करते हैं, सरकार उसको साइकिल में रन करवाती है, लेकिन आप जब भी बोलेंगे तो विद इन लिमिटेड टाइम वो पैसा आपको दे दिया जाएगा। उसके भी नियम कानून, ऐसा नहीं होता कि तुम पैसे पहुंच जाओ बोले मेरा 5 करोड़ रुपए भी तुरंत राइट नाउ,
ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरकार आपके पैसे की सुरक्षा कर रही होती है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है। सरकार आपके पैसे का इस्तेमाल करती है ना, पैसा होता आप ही का है, सरकार इस्तेमाल करती है, इसलिए आपको उसमें ब्याज मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात? हेडिंग लगाई पब्लिक फंड। क्या अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है परसेंटेज। लिखिए, इट हैज पब्लिक मनी, इट हैज पब्लिक फंड में क्या है, ये पब्लिक मनी, पब्लिक मनी। गवर्नमेंट इस पैसे को सिर्फ एक बैंकर या फिर कस्टोडियन के तरीके से सुरक्षित अपने पास रखती है। समझ गए? बैंकर मतलब पर्सन हु वर्क्स इन द बैंक। ठीक, आप बैंकर बन सकते हैं, है ना? तो गवर्नमेंट ओनली प्रोटेक्ट्स दिस मनी like a banker, बैंकर मतलब बैंक वाला, जो बैंक में काम करता हूं, बैंकर और कस्टोडियन। समझ गए? कस्टडी में सुरक्षित। नोट करिए, नोट करिए। हो गया? क्या सरकार इसको अपने हिसाब से खर्चा कर देगी और तुमसे कह देगी अब तो खर्चा हो गया? नहीं ना? ठीक है। अब बात है कि सर इसमें पैसा कहां से आता है, तो क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट बताना। हाँ, तो आप लोगों से कैसे जाएगा पैसा? तो देखो, तुम अगर डेली अपने अकाउंट में 100 रुपए डालते हो और 90 रुपए निकाल लेते हो, 100 डाल के 80 निकाल लेते हो, या फिर कभी 10-20 निकाल लिए, तो उस पैसे का सरकार कभी यूज कर पा रही है? नहीं। समझ गए? वो एक करंट अकाउंट की तरह, मतलब वो एक खुला हुआ गुल्लक है, तुम पैसा रखे, शाम को आगे ले गए। ठीक, तो सरकार उस पैसे को प्रोटेक्शन कहां प्रोवाइड कर पाएगी टेक्निकली? क्योंकि तुम रख रहे हो फिर निकाल के चल जा रहे हो। जो पैसा आप सरकार के पास काफी लंबे समय तक के लिए रखते हैं, सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे समझिए, कहां से होगा? प्रोविडेंट फंड। जब आपकी जॉब लगती है तो हर महीने, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में तुम सुने होंगे कि जब जॉब लग जाती है तो हर महीने पीएफ कटता है। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड होता है। और जब आप जॉब छोड़ेंगे अंत में, या तो बीच में जॉब छोड़ दीजिए आप 2-3 साल काम करके, या फिर जब आप अगर उसी कंपनी में रिटायर हो रहे हैं तो लास्ट में उस पूरा का पूरा जो इकट्ठा पीएफ है वो आपको मिलता है। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा कटता है, रिटायरमेंट तक काफी बड़ा पैसा हो जाता है, तो रिटायरमेंट पे आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। समझ गए? तो इसको शॉर्ट में पीएफ कहते हैं। तो जब तक तुम रिटायर नहीं हो रहे हो, अगर तुम गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये पूरा पैसा तुम्हारा कटेगा रिटायरमेंट तक। मान लीजिए आप 30 साल में जॉब पकड़ते हैं, 60 साल में रिटायर होंगे, तो 30 साल तक का पैसा इकट्ठा मिलेगा। 12 महीने एक साल में होते हैं, 360 महीने हो जाएंगे, 30 साल में 12-36। समझ गए? हर महीने अगर 1 रुपए कट रहा है तो 360 रुपए आपको इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है? और 360 रुपए आपको रिटायरमेंट टाइम पर सरकार दे देगी। तो दिस पीएफ से पैसा कटता है। इसके अलावा पहले, अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, पहले ज्यादा होता था, पहले लोग पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा के पैसा जमा करते थे, हर महीने 500 रुपए 300 रुपए, है ना? ज्यादातर लोग ऐसे जमा करते थे पहले। सेविंग 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में चल रहा है उनका अकाउंट, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए,
अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग, क्योंकि पोस्ट ऑफिस, अब समझो, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, अगर तुम सेविंग के लिए, एक तरीके से ये एफडी है, फिक्स डिपॉजिट। या फिर फिक्स डिपॉजिट हटा दे रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तुमको। फिक्स डिपॉजिट का बेसिक मतलब होता है कि आप इकट्ठा पैसा कहीं बैंक में रख दीजिए 10 लाख रुपए, और बोले कि अगर हम इसको 5 साल के बाद निकालेंगे तो कितना मिलेगा, पूरे 13 लाख मिलेगा। समझ रहे मेरे बात को? 10 लाख रुपए जमा कर दिए 5 साल के लिए, बोला कि 5 साल के बाद 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपका सब ब्याज जोड़ करके 13 लाख मिल जाएगा आपको रिटर्न। तो वो एफडी होता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, हर महीने आप जमा कर रहे हैं पैसा, फिक्स तो कर नहीं दिए 2 करोड़ रुपए लेकर के, खाता खुलवाए 5 साल तक 5 करोड़ रुपए 5 रुपए जमा कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो हर महीने 500 रुपए जमा कर रहे हो, अगर कितना जमा कर रहे हो हर महीने, तो 1 साल में 6,000 हो जाएगा। तो एक सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, फिर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है किस मैटर क्या है, जैसे वो एक अंडरटेकिंग होता है, उसमें लिख के दिया जाता है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हुआ है, बस। कई बार रिजल्ट वगैरह खो जाता है, उसके लिए भी एफिडेविट लोग मांग लेते हैं। वो एक बस पत्र होता है, मतलब एक कागज का टुकड़ा जो कि वेरीफाइड होता है, उस पर मैटर लिखा होता है क्या हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पोस्ट ऑफिस सेविंग हर महीने 500 जमा कर रहे हो तो पूरे 1 साल में 6,000 हो जाएगा। तो 5 साल तक कितना हो जाएगा, 5 या 30,000 हो जाएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस बोले कि आप बस जमा करते रहिए, अगर आप सीधे 5 साल के बाद देंगे तो वो 30 नहीं, हम 35,000 देंगे। समझ गए? तो 5 साल तक तुम पैसा जमा करो, 5 साल तक तुम निकालोगे तो नहीं अपना पैसा, तो उस केस में वो पैसा 5 साल तक कौन इस्तेमाल कर सकता है? गवर्नमेंट। पोस्ट ऑफिस में तो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है, ठीक। पोस्ट ऑफिस सेविंग के बाद और कहां से पैसा इसमें आ सकता है पब्लिक फंड में? अगर मान लीजिए आपको स्मॉल कोई बैंक में आप एफडी करवाए हुए, बैंक में आप खाता खुलवाए पैसा सेव करने के लिए, या फिर कुछ लोग सोना गोल्ड के फॉर्म में पैसा अपना सेव करवाते हैं, ठीक है, तो ये चीज है। तो स्मॉल सेविंग्स, लेकिन ये सारा ETC लिख दे रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा है, तुम जब चाहोगे तुमको मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहले पढ़ लेना होगा, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। तो क्रेडिट यहां से होता है, और ये सब टेक्निकली तुम्हारा ही पैसा है, जब तुम डाल रहे हो अकाउंट में तब भी, और जब तक वो पैसा अकाउंट का समय पूरा नहीं होता तब भी, और पूरा होने के बाद भी वो पैसा आप ही को मिलेगा। समझ गए? नोट करिए। फिर बताते हैं कि पैसा खर्च कैसे होता है, कहां खर्च करती है सरकार। लिखिए। हाँ बेटा, एक लोग हमसे बोले 51% गवर्नमेंट का स्टेक है, अगले दिन हमसे दूसरे लोग बोल दिए कि 90% है, हम चेक ही नहीं किया, हमको मतलब ही नहीं उससे। हाँ, ये जो पब्लिक फंड है, इस पब्लिक फंड में से पैसा कौन निकाल सकता है और कैसे निकाल सकता है? तो देखो, लास्ट में मतलब जब इस सबका डेट पूरा हो जाएगा तो पैसा पब्लिक के पास ही वापस जाना होता है, जिसका पैसा उसको वापस देना पड़ेगा, और पब्लिक का पैसा पब्लिक को वापस देना पड़ेगा। तो इसका जो डेबिट होता है वो कैसे होता है समझिए। लास्ट में पैसा पब्लिक के पास जाना है, अल्टीमेटली द मनी has to be received by the public। लास्ट में पब्लिक के द्वारा ही इस पूरे पैसे को रिसीव करना है। तो इसके लिए सरकार अगर इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहती है, बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है सब लोगों का, है ना, तो सरकार अगर इस फिक्स पैसे को इस्तेमाल करना चाहती है तो उस केस में गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है, वो अपने लेवल पे इसको मैनेज कर सकती है। समझ गए? कंसोलिडेट फंड का पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। पब्लिक फंड का पैसा इस्तेमाल करने के लिए सरकार को पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं होती है, अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट खुद ही अपने आप में इस पैसे को मैनेज कर सकती है। समझ गए? ठीक है। अल्टीमेटली द मनी हैज टू बी रिसीव्ड बाय द पब्लिक। गवर्नमेंट does not need
टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट, फ्रॉम द पार्लियामेंट, बट कैन मैनेज the money on its own। खुद से सरकार इस मनी मैटर को मैनेज कर सकती है, समझ गए? बस जब जनता को पैसा चाहिए होगा तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो जनता आंदोलन करेगी। तुम लोग सुने हो ना कि बैंक वाले दिवालिया हो जाते, भाग जाते हैं बैंक वाले, फिर सारे लोगों को पैसा एक ही दिन चाहिए होने लगता है। समझ रहे हो मेरे बात को? ऐसे मान लो कि कोटक महिंद्रा बैंक, वैसे तो भारत में बहुत अच्छा चल रहा है इसमें कोटक महिंद्रा बैंक ना। कोटक महिंद्रा बैंक के जो वो हैं सीईओ, शायद सीईओ ही हैं, मतलब फाउंडर एंड सीईओ हैं, उदय कोटक, उनको पद्मश्री भी मिला है इस बार, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक इस समय भारत में बहुत बहुत ऊपर चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारे प्राइवेट बैंक जो इंडिया में हैं जो बहुत ऊपर चल रहे हैं, जो फेमस बैंक्स का नाम है, जैसे आप एचडीएफसी सुने होंगे, आईसीआईसीआई आप सुने होंगे, एक्सिस बैंक आप सुने होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक आप सुने होंगे। ये सारे बैंक इंडिया में इस समय लीड परफॉर्मर्स हैं, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक का जो मतलब मेन मालिक है वो जनता का सारा पैसा लेके भाग गया, ठीक है, तो अगर जनता का सारा पैसा लेके भाग जाएगा, ये केस है। मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक क्यों है ना, मान लो काट रहा है मेरे को बैंक, एक बैंक का नाम है, काट रहा है मेरे को, ठीक है। 1 2 3 बता दे, सुनो। जब भी किसी बैंक में पैसा डालो तो हमेशा ध्यान रखो वो बैंक पहले सरकारी हो। अब सरकारी बैंक कौन सा, यही जानने के लिए आपको पढ़ाई करनी होती है। आपको हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे 5 ईयर प्लान, उसमें आपको पढ़ाएंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। आपको हम बताए थे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब क्या होता है, सरकार टेक्निकली उन बैंक को खरीद लेती है। इंदिरा गांधी बैंक को खरीद ली थी, समझ गए? हाँ, तो खरीद ली थी, फिर बाद में 7 और का किया गया था, ठीक है। तो बैंक, तो जितने भी बैंक गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे होते हैं, आप उन सारे बैंक में ही हमेशा अपना पैसे का लेन देन करें या फिक्स डिपॉजिट करवाएं। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट कुछ नियम होते हैं, पूरा का पूरा पैसा एक ही बैंक में अकाउंट खुलवा के मत डाल दो, क्योंकि सरकार एक बेयर मिनिमम अमाउंट आपको पे करती है अगर कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है तो, समझ गए? अगर तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए है तो 5-5 लाख या 10-10 लाख करके अलग अलग बैंक में डालो, समझ गए? सरकार 10 लाख 15 लाख तक तुमको दे सकती है एक अकाउंट से, समझ गए? ये सारे तरीके हैं। इसीलिए लोग जो बहुत अमीर हो जाते हैं, करोड़ों में खेलने लगते हैं, तो फिर लोग एक चार्टेड अकाउंटेंट अपने लिए हायर करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्राणी होता है जिसको बैंक का सब कुछ पता होता है, फाइनेंस का सब कुछ जानकारी होती है उसको, समझ गए? ठीक है। तो ये वो तुम्हारे सवाल का जवाब कि अगर कोई बैंक भाग गया तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट बैंक था, तुम किससे पूछ के पैसा वहां जमा की थी, भाग गया। क्या पूछू तुम बेटा? एलआईसी में उस पैसा सुरक्षित रहता सरकार है बेटा। एलआईसी में तुम पैसा समझो, एलआईसी में आप जो पैसा रखते हो, पैसा आपका, एलआईसी भाई कैसे भागल? सरकार कहां जाएगी बात के? क्या बेटा? एलआईसी बहुत लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। मनोज अंगरी को जानती हो, साक्षी स्वानी पापा, ये वीडियो उन तक पहुंचा देना। हाँ, मनोज अंकल जी, मनोज विश्वकर्मा, उनसे संपर्क करवा दो जिसका पैसा एलआईसी में रुका हुआ है। वो डंगे की चोट पे कहते हैं कि किसी का पैसा रुका हुआ है एलआईसी में, हम उसको दिलवा देंगे। हाँ, और उनकी बात से हमको बिलीव है कि वो दिलवा ही देंगे। एलआईसी में असल में देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हवाबाजी भी करते हैं बेटा बातों को लेकर के ना, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि नहीं इस बारे में तो हम नहीं फेंकेंगे, ये तो बहुत सीरियस मैटर। हमारे यहां लोगों को फेंकना है, बस कुछ भी दे दो। हमारे तुम लोगों से ये कह दो ना कि राहुल गांधी अनपढ़ है, लोग बिलीव कर लेंगे। हमारे लोगों से कह दो निर्मला सीतारमण अनपढ़ है, लोग बिलीव कर लेंगे। भले ही तुम ये बात मजाक में कहे हो, अगले ही दिन तुम उसी लोगों को सीरियसता पूर्वक बात करते हुए सुनोगे इस बारे में, समझ रहे हो? और उसके कई सारे फेक एविडेंसेस भी आ जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत सारी बातें हैं जो हवा हवाई होती हैं, ठीक है। आप सीधे जाइए डायरेक्ट, आपके पास चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, ग्रोक है, जेमिनाई है, आप सीधे जाइए पूछिए। गूगल बाबा जिंदाबाद है ना, जाइए, हाँ जाइए चेक करिए,
कि क्या ऐसा कोई केस एग्जिस्ट कर रहा है क्या वास्तव में, या सिर्फ एक, ठीक है, तो पता कर लीजिए ये सिर्फ एक र्यूमर है या फिर एक्चुअल में कोई केस है इंडिया में। ठीक है, जैसे एक कंपनी आरसीएम, नाम सुने हो तुम लोग, आरसीएम, हाँ, और एक और बैंक, उसका हम नाम भूल गए, बजाज फाइनेंस, सहारा, सहारा पहले कंपनी थी, ठीक है, अब अभी का हमको उसका स्टेट नहीं पता। ये तो मेरे पर्सनल जानकारी की बात है कि सहारा में जैसे लोग आज एलआईसी में जमा करते हैं, लोग सहारा में भी पैसा जमा करते थे, ठीक है, और चंदौली में एक लोकल थे इंसान, वो जमा करवाते थे, तो वो अब पता नहीं मजबूरी में जो भी मैटर था, वो पूरा पैसा लेकर के भाग गए, और फिर जो लोग सहारा में पैसा जमा करते थे ऐसे, अरे मतलब क्या है, डेली जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई आदमी एबीसी है, तुम डेली उसको पैसा जमा कर रही हो, जमा कर रही हो, जमा कर रही हो, जमा कर रही हो, जमा कर, वो कह रहा है कि हाँ हम आपका पैसा जमा कर दे रहे हैं, बैंक में जमा कर दे रहे हैं, लेकिन वो सारा पैसा रख रहा है, वो देख रहा है कि जैसे 1 करोड़ हुआ, 1 करोड़ हो गया पैसा, अटैची में रखा दो, सुबह तुम्हारे ही घर से निकल के तुम ही को नमस्ते बोला, तुम्हारे यहाँ चाय पिया एयरपोर्ट से, फिर ओ हो तो उसके तरीके है ना, अपना पैसा लेके जा रहा, आपसे क्या मतलब है, उसके तरीके ऑनलाइन डाल दो, मल्टीपल वेज है उसके। सहारा वाला होगा बेटा, सहारा वाला होगा। तो ऐसे ही जो बैंक था, बैंक बंद हो गया था, तो छोटे लोग उसमें थोड़ा छोटा पैसे लेके जमा करते थे, और जितना भी जमा करते थे ना, बैंक तो बंद हो गया, और वो लोग आपको उनके पैसे मांगते हैं। हाँ बेटा यही होता है ना, इसीलिए पैसे के मैटर में नहीं 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 नहीं, एकदम पैसे के चक्कर में लोग, आप जिससे पैसे को लेकर रिलेशनशिप बनाए वो आदमी आपके लिए कॉस्टिक हो जाएगा, समझ रहे हैं, हाँ एकदम वो गड़बड़ा देगा पूरा मैटर, जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, पैसा की से पैसे की दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कोई कितना भी प्रेम प्यार हो, पैसा नहीं, कोई पैसा मांगे बोलना दुनिया में मेरे से बड़ा गरीब दिखाएगा, और मेरे लिए तो रियलिटी है, हम बहुत गरीब हैं। चलिए, तो ये डेबिट हो गया, डेबिट होने के तरीके हो गए, समझ गए, सरकार जो है वो उस पैसे को अपने लेवल पे मैनेज कर सकती है, ठीक, नोट करिए। हम लिख देना पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरत नहीं होती है। आइए आर्टिकल्स पर आते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि रीसेंट क्लासेस में आपको हम कितने सारे आर्टिकल्स पढ़ाए हैं बता सकते हो? ठीक है, तो रुक जाओ, एक एक लोग करके बोलना ना, वहां शुरू करेंगे, मन में जो भी आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है वही शुरू कर लेंगे, ठीक है वही शुरू कर लेंगे। चलो बताओ प्राची, कोई 2 आर्टिकल बताओ अभी रिसेंट क्लास में, पिछले 2-3-4 क्लास में जो भी बताएं। 85, रुक जाओ, ठीक, 86, 85 में अंदर में कुछ है क्या? ठीक है, 86 में, अरे है क्या 86? पहले 85 बता लो, चलो क्लॉज 1। दोनों पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट दोनों पार्लियामेंट को बुला सकती है, पार्लियामेंट बुला सकती है, नहीं पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। 85 में आप पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सेटिंग के लिए दोनों हाउसेस को कभी भी कॉल कर सकती है, समझ गए, ठीक है 85 में। अब 85 क्लास 2 में क्या है? प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी दोनों हाउसेस को सेशन होकर एंड कर सकती है। प्रोरोगेशन आपको याद है, इसी में पढ़ते प्रोरोगेशन, तो या तो प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? परमानेंट या टेम्पोररी? परमानेंट। आपको इसके साथ में एक वर्ड लिखा था एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का होता है टेम्पोररी एंड, है ना, फॉर टाइमिंग, अभी के लिए एंड करना, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जॉइंट सिटिंग या मीटिंग के लिए, और ये हो गया एंड करने के लिए। 86 बोलो, केस पेंडिंग, हाई कोर्ट, कोई भी बिल पेंडिंग है, ठीक, कोई बिल है, कोई मैटर पेंडिंग है, हाँ, तो प्रेसिडेंट बुला बुलवा के, हेलो लोकसभा स्पीकर आ जाओ घर, हाँ नोटिस देके, मैसेज करके, हाँ व्हाट्सएप करके कि सुनो हेलो माइक टेस्टिंग, शुरू कर दो, पंडाल में प्रवेश करो, ठीक। 87 और 108, ठीक है। 87 यहां पे दिख नहीं रहा होगा उसमें, यहां लिख देते हैं, चलो 85 हो गया, 86 हो गया, हाँ 87 और 108। 87 बताओ, बताइए अखिलेश जी, 2 क्लॉज है 87 में, बोलो। एक वेलकम सेरेमनी, कब वेलकम सेरेमनी?
इलेक्शन की बात। हाँ ठीक है, जनरल इलेक्शन। अब दो क्लॉज, फिर पहला दूसरा क्लॉज या फिर ऐसे रैंडम, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं जनरल इलेक्शन के बाद, ठीक, वेलकम के लिए। और कि अब जनरल इलेक्शन करना है, थोड़ा नहीं याद आ रहा है तो पूरा बताओ। तो थोड़ा नहीं याद है तो पूरा बताओ। हर साल सेशन जब शुरू होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, तो हर साल सेशन स्टार्टिंग में भी प्रेसिडेंट वहां रहता है, ठीक है चलिए। तो ये हो गया 87। और 108 क्या होता है? ये डिस्प्यूट वाला है केस में ना, डिस्प्यूट के लिए जॉइंट मीटिंग बुलाता है, जॉइंट सेटिंग बुलाता है, ठीक है। हाँ बोलो डा। ओ माय गॉड, 111, 200 और 201। 111 क्या बेटा? क्या बेटा? ये क्या हो रहा है? तो लोग ऐसे देश प्रेमी बनो, जमीन से पैर करो, जमीन देखो। हाँ बोलो। 5 वीटो, 5 रिट होता है बेटा। पांच रिट होता है ना। होम मिनिस्टर प्रियंका चोपड़ा क्यों? प्रेसिडेंट के वीटो यूनियन बिल पर, सिंपल। प्रेसिडेंट के 3 वीटो होते हैं ना, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। ये तीनों किस पर? यूनियन बिल के ऊपर प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकता है। बताओ 200। एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट या फिर रिजर्व, स्टेट लेजिस्लेचर के बिल पर। ये है प्रेसिडेंट का और ये है गवर्नर का। और 201 रिजर्व वीटो यूज्ड बाय गवर्नर, ट्रांसफर किसको करते हैं? और बिल कौन सी होती है? स्टेट की। सही बात है क्या? ठीक है। आर्टिकल 110 नहीं, वो तो अभी पढ़ाई नहीं है। बताए क्या? अच्छा ठीक है। 110 मनी बिल, चले अच्छी बात है। 110 मनी बिल, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, मनी बिल 110 में, ठीक है। रुको है, और कोई आर्टिकल्स बताओ कितना पहले जाएगा? 62 के बाद बताओ यूपीएससी का आर्टिकल कितना है? 315। जो लोग नहीं पढ़े ऑनलाइन क्लास ध्यान से, या जो लोग सो गए थे, ओहो ठीक है यार, कोई बात नहीं, आवाज। इसीलिए भगवान हमको 2 प्रकार का टैलेंट दे रखा है, लिखने का भी और बोलने का भी। भगवान ने आपको भी 2 टैलेंट दे रखे हैं, सुनने का भी और देखने का भी। अखिलेश जी 315 आर्टिकल यूपीएससी हो गया डिस्कशन विधानमंडल में पूरा एकदम। आई वॉज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर। अखिलेश जी से डिस्कशन हुआ अभी भी मेरा कि वो 316 गलती से लिख दिए थे, मतलब 315 316 चलेगा सब उसी में, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्या आप सो रहे थे मंत्री साहब? आप जगे हुए थे? हाँ, कृपया विधान सभा में, आप विधानसभा में बैठे भाई। अरे 315 आर्टिकल यूपीएससी। और बोला ऑर्डर, हम हिंट दे, ऑनलाइन क्लास बोली ना तुम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर, ये तो आप पढ़े ना, वही अपॉइंट मतलब वही। अरे आर्टिकल 75 पक्का हो। और ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे अभी। और सीएजी बताओ। वेरी गुड, बोलो बेटा।
बोलो बोलो 1, ठीक है। और कुछ? सुप्रीम कोर्ट 124, वेरी गुड। हाई कोर्ट छोड़ दीजिए। अटॉर्नी जनरल 76, ठीक है। ये सारे आर्टिकल याद कर लो। मेरे तरफ से, रुको बेटा, मेरे तरफ से सारे आर्टिकल्स हम आपको पढ़ा चुके, मतलब जस्ट टू बी द आर्टिकल्स कि इस आर्टिकल में क्या है, ये बात मेरी तरफ से आपको पता होनी चाहिए। हम अगर अपने किसी भी क्लास में कोई भी आर्टिकल अगर लिख दिए तो वो नोट करना और याद करना आपकी जिम्मेदारी है, समझ गए? एट रैंडम अगर आप देखते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। और जो हम लोग थोक थोक माल पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे मेरे बात को, उसको आपको रिवाइज करते रहना है। क्योंकि हम जहां तक अभी थोक थोक पढ़ा है होलसेल वाला, वो डायरेक्ट कहीं से भी पूछ सकता है, कोई भी क्लास पूछ देगा। तो ग्रुप डी के चक्कर में मत पड़िएगा, वो पेपर ही बर्बाद है और आप भी बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ग्रुप डी में जीके नहीं आ रहा है, मतलब स्टैटिक नहीं आ रहा। और एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, अगर कोई भी बच्चा इस क्लास का ग्रुप डी क्वालिफाई कर सकता है तो आप एनटीपीसी ग्रेजुएट और 12 दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा आसानी से। मैथ्स देखे तुम लोग, रीजनिंग देखे, जो बच्चों का पेपर हो चुका उनकी बात कर रहे हैं, रीजनिंग देखे। और किसका पेपर तुम चारों में से? तुम्हारा बाकी है, कब है? B² रीजनिंग का लेवल एनटीपीसी ग्रेजुएट और एनटीपीसी 12 से बिल्कुल अलग नहीं है, सेम रीजनिंग है, समझ गए? मैथ्स का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है, आसान नहीं बोल सकते हम प्री की बात कर रहे हैं, एनटीपीसी 12 प्री और एनटीपीसी ग्रेजुएशन प्री की बात कर रहे हैं, समझ गए? ये 19-20 का ही फर्क है। और अगर आपको तो हम 200 तो पढ़ा रहे हैं, आप जो लेवल पढ़ रहे हैं क्लास में वो तो पूरा सीजल मेन तक पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग उससे भी ऊपर पढ़ रहे हैं आप, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आराम आराम से। तो अगर आप ग्रुप डी क्वालिफाई कर सकते हैं, इसका मतलब आप सारा रीजनिंग सॉल्व कर लिए, मैथ लगा ले रहे हैं आप। तो इसका और एनटीपीसी 12 में क्या आएगा? रीजनिंग यही करेगा, मैथ्स भी आएगा। ग्रुप डी में आप साइंस लगा पाएंगे, 9-10 का साइंस है, वो हम पढ़ाएंगे 15 दिन में पूरा खत्म कर देंगे, 5 दिन बस रिवीजन के तौर पे पढ़ाएंगे उसको हम, लेकिन एक डिटेल कवर करेंगे। ग्रुप डी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म आप एनटीपीसी के दोनों पेपर ग्रेजुएट और 12 में क्यों कर पाएंगे? क्योंकि वहां पर स्टैटिक जीके भी आएगा, पॉलिटी के 4-4-5 सवाल आएंगे वहां पर, और प्लस करंट अफेयर भी आएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आर्टिकल्स याद रखना। बोलो आगे। 123 ऑर्डिनेंस पावर, वेरी गुड। ऑर्डिनेंस पावर, ये ऑर्डिनेंस किसका होता है? और 213 गवर्नर का ऑर्डिनेंस। आगे 79, वेरी गुड वेरी गुड। ये सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना। 79 क्या होता है? 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा, समझ रहे हो? ठीक है, और कुछ है? किसी को और कुछ याद आ रहा है बेटा? 72 पार्टन पावर, ठीक है, गुड। 72 राष्ट्रपति का, और वेरी गुड। हाँ, ये तो बहुत पुराना आर्टिकल है लेकिन आएगा, अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए बनाए जाते हैं? प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। और कुछ? आर्टिकल 143 क्या? किस केस में सुप्रीम कोर्ट का जज एडवाइस करने से मना कर दिया था? केस का नाम राम मंदिर निर्माण। ठीक, तुमको ये सब अगर ऐसे याद है तो तुमको बढ़िया याद है, ठीक है? क्या भैया ये, इसको रहने दो ऐसे ही, इधर लिखता कहां पे लिखे बताओ जरा। बकरी फंड क्या? पब्लिक फंड में क्या लिखे हो? डेबिट में क्या लिखे हो? अच्छा, खत्म हो गया, खत्म, डेबिट हो गया, खत्म हो गया। थर्ड लिखे, थर्ड कंटिजेंसी फंड। टाइम बताओ तो जरा, कितना समय बाकी है? खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। थर्ड कंटिजेंसी, जल्दी हेडिंग लगाइए, कंटिजेंसी फंड। हो गया? ये फंड सरकार का इमरजेंसी गुल्लक होता है, समझ गए?
तो इसमें भी पढ़ेंगे आप कि इसमें पैसा कहां से आता है, कब खर्चा होगा। ठीक, ये इमरजेंसी गुल्लक है, इसीलिए इसको खर्चा वर्चा करने के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं, जब इमरजेंसी आएगी तभी खर्चा होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात, इट इज द इमरजेंसी, इट इज द फंड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का ही पैसा ये, ध्यान रखिएगा इसका पैसा ये, फंड ऑफ गवर्नमेंट यूज्ड इन इमरजेंसी। इसीलिए आपसे हम बोले थे कि कंटिजेंसी को इमरजेंसी याद रखिएगा। ठीक है, ये पैसा सरकार का है और कब यूज किया जाता है। तो अभी बात ये भी कर लेते हैं कि सर कैसी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी लाइक अगर मान लीजिए कोई अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर हुआ, अब इसका मतलब भी आपको बताएंगे, अचानक से आने वाला खर्चा, अनफॉर्सीन जिसको देखा नहीं गया था कि ऐसा खर्च आने वाला है, सीन मतलब देखना होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई खर्च अचानक से आ गया जिसको आप देख नहीं पाए कि वो आने वाला, लेकिन खर्चा हो गया। जैसे आपके घर में 1000 रुपए रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, समझ गए, लेकिन 20, 25, 50 मेहमान आ गए फट से, तो वो अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक, तो क्या, हाँ अभी उसको हम आगे कवर करेंगे, अभी सिर्फ अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर का मतलब समझा रहा है, अचानक से आने वाला खर्च। ठीक है, अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर, उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई नेचुरल डिजास्टर, इसमें क्या क्या हो सकता है, भूकंप हो सकता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार, QUAKE, अच्छा ठीक, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक के बाद हाँ बाढ़ आ गया, ठीक है, फ्लड, ठीक, फ्लड आ गया, कोई डिजीज हो गई, नेचुरल डिजास्टर, कोई डिजीज, या फिर एपिडेमिक, पेंडेमिक लिख दो इसको, पेंडेमिक एटसेट्रा, तो नेचुरल डिजास्टर हो गया। इसके अलावा वॉर, युद्ध हो गया, समझ गए। वॉर के अलावा क्या हो सकता है भाई, अनफॉर्चुनेट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ये भी ठीक है, वो डिजास्टर में हो गया, नेचुरल डिजास्टर में हो गया, सूखा पड़ा, नहीं वो कंसोलिडेट जाता है। और भी बताइए, नहीं नेचुरल डिजास्टर, अरे भूखमरी का बहुत सूखा पड़ेगा, सरकार पैसा नहीं दे पाएगी। अब सरकार अगर जबरदस्ती पैसा नहीं दे रही, वो एक अलग चीज हो गया ना, सरकार अगर जबरदस्ती पैसा नहीं दे रही हो तो एक अलग बात होगी, लेकिन आज अच्छी अच्छी बातें करनी है आपको, पता है ना, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे, आज सब अच्छा है, आज राहुल गांधी भी अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी भी अच्छे हैं, एवरीबॉडी इज गुड, क्योंकि आज तो सभी सेलिब्रेट, नहीं नॉट बुरा हो जाएगा, अगेन हिट द सिस्टम नॉट द नेशन, ठीक है। वॉर और अदर इमरजेंसी, अदर इमरजेंसी, क्या बेटा, क्या बोल वॉर में आ जाएगा बेटा, तुम खुद ही तो वॉर बोल रही हो, अगर आप खुद ही गृह के बाद वॉर लगा रही हैं तो वॉर में आ गया, ठीक है। इन सारे केसेस में आप किस फंड को इस्तेमाल करेंगे, कंटिजेंसी फंड को, ठीक। अब इसके आगे एक बात समझिए कि इसमें पैसा कहां से आता है। हम तुमसे क्या बोले कि पैसा किसका है, जब कंसोलिडेट फंड बन रहा होता है, मतलब जो कंसोलिडेट फंड होता है, उसी कंसोलिडेट फंड में से कुछ पैसा निकाल करके कंटिजेंसी फंड के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। तुम्हारी हर महीने की सैलरी जब आएगी तो आप हर महीने की सैलरी में से कुछ पैसा निकाल करके 2-3 काम कर लीजिएगा, जैसे कि कुछ पैसा निकाल करके सेविंग में डालिएगा, इमरजेंसी सेविंग में, जो पैसा ऐसे आलतू फालतू की चीजों पे खर्चा ना हो, समझ रहे मेरे बात को, क्योंकि उसको खर्च करना ही मत, तुम समझ जाओगे कि इमरजेंसी कौन सी है। जब इमरजेंसी आएगी ना
तो तुम समझ जाओ कि बस यही बस पैसे खर्च करना है। देखो इमरजेंसी का सबसे बड़ा मैटर जो अभी हम कह सकते हैं वो होता है हेल्थ इमरजेंसी, है ना। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बीमार हो गए या किसी का ऑपरेशन कराना है, चोट लग गई, है ना, या फिर जैसे बच्चों में से या फिर हम लोग यंग पीपल में से किसी का हाथ पैर टूट गया, कोई एक्सीडेंटल केस, मतलब होना नहीं चाहिए लेकिन ये चीजें मतलब लाइक नॉर्मल है, होती हैं। अब जैसे कि बच्चे को कोचिंग भेजना है, वेरी इमरजेंसी, ऐसा नहीं है ना, ठीक है, तो उसके लिए आप बाकी रेगुलर फंड में से, वो रेगुलर फंड में से आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इमरजेंसी फंड का मतलब सुरक्षित रहना चाहिए और वो पैसा धीरे 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 बड़ा होना चाहिए, फिर एक प्रकार से सेविंग होनी चाहिए। अब तुमको जमीन खरीदनी है, ले इमरजेंसी फंड, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जमीन खरीदना है एज अ प्लान, वो इमरजेंसी नहीं है, समझ रहे हो। आपके पास एक और घर है, आप उसमें रह रहे हैं, आपको जमीन खरीदनी है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको बड़ा होने दीजिए, उससे जमीन खरीदिए, सेविंग से नहीं, मतलब नॉट इमरजेंसी वाली सेविंग, उससे नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इमरजेंसी क्या होती है। नोट करिए, नोट करिए। देखो देखो बात देखिए, अब इसमें पैसा कहां से आता है, तो आपसे हम बोले कि कंसोलिडेट फंड से पैसा आता है, क्योंकि ये पैसा भी टेक्निकली किसका है, गवर्नमेंट का। तो अब समझिए क्रेडिट, इसमें पैसा आता कहां से, तो कितना पैसा इसमें होना चाहिए ये पार्लियामेंट तय करती है, समझ गए। इमरजेंसी फंड का अमाउंट कितना होना चाहिए कौन डिसाइड करता है, तो पहली बात कि पार्लियामेंट डिसाइड्स द अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ दिस फंड, अमाउंट मतलब लिमिट, कि कितना पैसा कंसोलिडेट से निकाल करके इसमें डालना है, लिमिट ऑफ दिस फंड, ठीक। दूसरी बात कि पैसा कहां से आता है, तो दैट अमाउंट इज कट फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड, कंसोलिडेट फंड से उतना अमाउंट कट करके इसमें डाल देते हैं, समझ गए, समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको ये जानना है कि पार्लियामेंट कितना पैसा है, तो अभी रिसेंट में पार्लियामेंट इसका अमाउंट बढ़ा दिया है और बढ़ा करके 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ प्रेजेंट में इसका अमाउंट है। भारत में अभी कंटिजेंसी फंड का अमाउंट कितना है, 30,000 करोड़, ठीक है। ये बहुत ही कम पैसा है, समझ रहे हो, मतलब कम का मतलब कि इट इज अ बिग अमाउंट, लेकिन इसको बहुत ज्यादा मत समझ लीजिएगा। समझ रहे हो, हमारे यहां 150 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं, तो डिवाइड करो, करोड़ से करोड़ कट गया, 150 से इसको डिवाइड करो तो 100 कट गया, 3,000/15, तो 200 रुपए पड़ा पर व्यक्ति। हालांकि ये एक सही कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन लगभग कैलकुलेशन कि सरकार के पास हर व्यक्ति के लिए इमरजेंसी का पैसा कितना है, तो 200 लगभग रुपए पर पर्सन। अब जरूरी नहीं है कि, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि इकट्ठा पूरे 150 करोड़ लोग बीमार पड़ जाएं, लेकिन फिर ठीक है, हमारे यहां, अब छोड़ो, अच्छी अच्छी बातें करनी है आज, इट इज अ गुड अमाउंट। आप एक पैरासिटामोल ले लेंगे, एक पुदीन हरा ले लेंगे, एक एल्बेंडाजोल ले लेंगे, एक पट्टी बनवा लेंगे, यू आर गुड टू गो। एल्बेंडाजोल समझते हो ना, एल्बेंडाजोल नहीं जानते हो, हाँ, डिवॉर्मिंग, पेट किरौना, दिस, इतना बड़ा सांप जब पेट में घुस जाता है ना, उसको मारने के लिए एल्बेंडाजोल, ठीक है। क्या बेटा, कीड़ी मारने की दवा होती बेटा एल्बेंडाजोल,
होता है ना कि 6 महीने के अंदर पे, जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को डिवॉर्मिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, बहुत छोटे, जैसे कि जो बच्चे छोटे एकदम एकदम छोटे बकरियां चल रहे होते हैं तो जमीन पे मिट्टी खाने लगते हैं, है ना। कुछ बड़े बच्चे मिट्टी खाते हैं, चाय का पुरवा खाते हैं, नहीं चौक खाते हैं, है ना। तो वो चीजें, चूल्हे में का मिट्टी खाते हैं। आई हर्ड थिंग्स लाइक कि लोग सरफ खाते हैं, मिट्टी का तेल पीते हैं, साबुन खाते हैं, लिटिल लिटिल। हाँ तो मटका और पुरवा बेटा एक ही मिट्टी का हो गया, ठीक है। तो अपना अपना नशा फूकने का तरीका है ना, अच्छी बात है, नो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, हमारे देश को स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है ये, नहीं है। आर्टिकल बताओ, एनवायरमेंट क्लीन रखने के लिए आर्टिकल बताओ, पूरा पढ़ के बैठे हो ना, पूरा डीपीएसपी एकदम खत्म। अच्छा अच्छा 48 आर्टिकल लिख लेते हैं, 48 गलत है, 48 ए सही आंसर है। देखिए आर्टिकल आप क्या पढ़ रहे हैं, 47 48 48 ए 49 और कीवर्ड क्या है, NAEMS, ये क्या है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनवायरमेंट, सिक, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और अरे बताया तो जूडी वॉज माई एक्स, जूडी एक्स हो गई, जूडी सेपरेट हो गई, तो जूडी जुडिशरी एक्स से एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो दिस ना, हम इसकी बात कर रहे थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। चलिए वापस आइए। तो अभी आपके लिए सरकार के पास इमरजेंसी फंड कितना है, समझ गए। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर तुम बीमार पड़ जाए, अगर तुम बीमार पड़ जाते हो, अस्पताल में एडमिट हो गए मान लो, तो तुम सरकार से क्या बोलोगे, ये 30,000 करोड़ दीजिए ना, ऐसे बोल दोगे। अरे क्यों नहीं बोल सकते, वो ओवरऑल, हाँ वो देश बचाने के लिए, ठीक है, वो देश बचाने के लिए। तो देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगना एक अलग कॉन्सेप्ट ही है पूरा। इमरजेंसी का आर्टिकल भी तो आप जानते हैं, इसमें नहीं लिखे, देखो 352 356 और 3 आर्टिकल 40 क्या है, आर्टिकल 44 क्या है, ठीक है। तुमको अभी मजा नहीं आएगा क्योंकि तुम ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो ना, तुमको मजा तब आएगा जब तुम 12th लेवल का पेपर दोगे। इस बार फॉर्म आने वाला है, एक हफ्ते के अंदर फॉर्म आ जाएगा, तो ग्रेजुएट का भर नहीं पाएंगे लेकिन 12th लेवल का भरिएगा, तुमको बिलीव मी बहुत मजा आएगा। तुमको मैथ आए ना आए, रीजनिंग आए ना आए, तुमको जीएस करने में पॉलिटी बहुत मजा आएगा। और जिस तरीके से आपको पॉलिटी मजा आएगा ना, बिलीव मी आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस, जब आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ा लेंगे ना, आपको वहां बहुत मजा आएगा। आर्टिकल्स याद हो गए इतने, किसी को भूलता तो नहीं, इक्का दुक्का भूलेगा, वो रिवीजन का मैटर है, रटना नहीं बोला आर्टिकल्स। हम कभी आपसे ये बात नहीं बोले जाके रटिए, अगर तुम क्लास के डिस्कशन को भी ध्यान सुनते हो, तुमको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। इक्का दुक्का भूलेगा वो सबको होता है, आपको ये कभी फील नहीं आएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। पता है किसी बच्चे को फील नहीं आता यार, स्टिल हमको फील नहीं आता कि सब कंप्लीट, लगता है यार ये छूट रहा है, छूट रहा है, और इसी कंफ्यूजन में पेपर निकल जाता है, जॉब लग जाती है। फिर आप भी मेरी तरह एक हो जाएंगे जो आप बोलेंगे कि कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, समझे। आपको क्या करना है, हर एक सवाल का उत्तर आना चाहिए बस। कि सर पूरा समझा तो नहीं पाएंगे, अच्छा बताओ प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट किस आर्टिकल में, वो याद है, समझ रहे हो, वो याद है हमको बस। दिस इज द कॉन्फिडेंस। तो दैट अमाउंट इज कट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। अभी का प्रेजेंट अमाउंट बढ़ के कितना हो चुका है, 30 करोड़ 30,000 करोड़। 30 करोड़ तो हम जो मिले घूमते हैं, कौन को कुछ लोगों को बिलीव नहीं होगा कि हम 30 करोड़ जेब में ले घूमते हैं, मजाक कर रहे थे। 30,000 करोड़, समझ गए। ये अमाउंट किस फंड से आता है, समझ गए क्या, कंसोलिडेट। अरे कौन सॉलिड 8, कौन सॉलिड खाया, ईट एट ईटन, ठीक है, कौन सॉलिड 8, ठीक है, कौन सॉलिड खाया, सरकार, क्योंकि ये पैसा किसका है, और सरकार किसकी है, आपकी। सरकार किसकी है
ठीक है, नोट करिए नोट करिए नोट करिए। हाँ बेटा, उसका लिमिट वहां तक रीच कर जाता है ना। ये जो फंड होता है कंटिजेंसी फंड, इस फंड का कंट्रोल होता है, डायरेक्ट कंट्रोल पूछेंगे तो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, लेकिन प्रेसिडेंट सब कुछ संभाल नहीं सकता, तो एक फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वित्त सचिव कहते हैं उसको। ठीक, तो इस फंड का जो पैसा होता है, समझिएगा, डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के। तो फंड का जो कंट्रोल है, फंड का कंट्रोल किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के। लेकिन इसको मैनेज कौन कर रहा है? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के नाम में फाइनेंस सेक्रेटरी मैनेज करता है। समझ गए? तो आप पढ़ेंगे कई बार करंट अफेयर में कि फाइनेंस सेक्रेटरी ये बने वो बने ये बने वो बने। तो एक काम आप याद रखिएगा, फाइनेंस सेक्रेटरी का काम किस फंड को मैनेज करना होता है? कंटिजेंसी फंड। तो प्रेसिडेंट के नाम में कौन मैनेज करता है? हाँ मां, क्या? ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी। समझ गए? हिंदी में इसको फाइनेंस को वित्त बोलेंगे, सेक्रेटरी सचिव, वित्त सचिव। समझ गए? इनकी अपॉइंटमेंट होती है। नोट कर लिए? करिए। बाकी कल कर लेंगे।